हेलो एवरीवन। आज हम बुद्धि का अर्थ, प्रकृति एवं सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा या समझा जाता है, परंतु वास्तव में बुद्धि इससे कुछ अधिक होती है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतरण के 3 अंग होते हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। 1890 में कैटल ने पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 में ही कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न एवं कटलमैन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया: IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 1916 में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया: IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। फ्रायड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। जुंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। बुद्धि एवं बुद्धि की परिभाषाएं। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। रोस नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है हमारी क्रूज के अनुसार बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। बिने, टर्मन और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचन करने की क्षमता है। बेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। कॉल सैनिक के अनुसार बुद्धि कोई एक प्रकार की शक्ति, क्षमता अथवा योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का योग है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बर्ट सील्डर्स, स्कोल्स, जेनसन और सोकले आदि अपने प्रयोगों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य की बुद्धि वंशानुक्रमीय होती है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रमीय पैतृकों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी वंशानुक्रमीय पैतृकों पर निर्भर करती है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं पर पड़ता है। मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि एक इकाई में न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। उचित प्रकार से उचित उत्तर देने, तर्क वितर्क चिंतन करने की कल्पना शक्ति का विकास करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करना ही बुद्धि है। मूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की लंबत वृद्धि 16 से 18 वर्ष अर्थात किशोरावस्था तक होती है, जबकि क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। मूर्त बुद्धि हमारी क्या होती है? मूर्त बुद्धि, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। वह बुद्धि जो मनुष्य को वस्तुओं के स्वरूप को समझने एवं तदनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, उसे गैरेट ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने एवं मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता करती है। इस प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा था।
जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे वस्तुओं के तोड़ने जोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। अन्य शारीरिक कार्य जैसे खेल कूद एवं नृत्य आदि में भी उनकी रुचि होती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर कुशल कामगार और इंजीनियर बनते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों से होता है। इस बुद्धि के अंतर्गत कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, नर्तक, शारीरिक कार्यों में दक्ष आदि व्यक्ति आते हैं। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि जो मनुष्य को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, उसे थोर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन, मनन और समस्या समाधान में सहायक होती है। जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे पुस्तक ज्ञान और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। इस बुद्धि का संबंध चिन्हों, प्रतीकों, विचारों, कल्पना और पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि के अंतर्गत शिक्षक, डॉक्टर, वकील, दार्शनिक, साहित्यकार, पेंटर, डिजाइनर आदि व्यक्ति आते हैं। सामाजिक बुद्धि यह बुद्धि जो मनुष्य को अपने समाज में समायोजन करने एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, उसे थोर्नडाइक सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी। जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों और विद्यालयों के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक और राजनेता बनते हैं। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। इस बुद्धि में अंतर्गत राजनेता, मंत्री, समाज सेवी, व्यवसायी, राजनीति, कूटनीतिक आदि व्यक्ति आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है हमारा एक तत्व सिद्धांत। एक कारक या एक सत्तात्मक सिद्धांत। विने टर्मनस्टर्न अपने अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्धि अपने में एक इकाई कारक, शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है। जॉनसन ने इस संदर्भ में यहाँ तक कहा कि यदि वैज्ञानिक न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में न करके साहित्य के क्षेत्र में करता तो वे अच्छे साहित्यकार होते। परंतु यथार्थ तो यह है कि तीव्र अर्थात उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से सफलता प्राप्त नहीं करते। यह उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी रुचि, रुझान, आवश्यकताओं की तीव्रता आदि पर निर्भर करता है। यही कारण कि वर्तमान में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता। सामान्य बल यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, अर्थात इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत। इसे स्पीयरमैन ने दिया। इसमें हमारा जो द्वितत्व है, एक सामान्य तत्व होता है, एक विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व यानी जी, विशिष्ट तत्व यानी एस, जन्मजात और अर्जित। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक आता है व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। बाद में स्पीयरमैन ने एक और समूह तत्व जोड़ दिया जिससे त्रितत्व कहलाया। द्विकारक सिद्धांत। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि दो कारकों का योग है। प्रथम कारक को उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता तथा दूसरे कारक को विशिष्ट मानसिक योग्यता कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट योग्यता उसे उसी कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सामान्य योग्यता एक ही होती है परंतु विशिष्ट योग्यता अनेक होती हैं। उन्होंने इन्हें क्रमशः सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की संज्ञा दी और विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं S1, S2, S3, S4 आदि से व्यक्त किया। इसे सामने अंकित रेखाचित्र द्वारा देखा समझा जा सकता है। विद्वानों ने स्पीयरमैन की यह बात तो स्वीकार की कि मनुष्य के कार्य में उसकी सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि कार्य करती है, परंतु चूंकि इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट नहीं होता कि किस कार्य के संपादन में उसकी किस बुद्धि अथवा कारक का कितना योग होता है, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा त्रितत्व सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत। ये भी हमारा स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत की कमी को स्वयं स्पीयरमैन ने समझ लिया था। उसे दूर करने के लिए उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बुद्धि के जी और एस कारकों के साथ एक तीसरा कारक समूह कारक जोड़ दिया। समूह कारकों से तात्पर्य उस कारक से था जो जी और एस कारकों में समान रूप से विद्यमान रहता है।
इसे सामने अंकित रेखाचित्र द्वारा देखा समझा जा सकता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से संपादित होते हैं और विभिन्न शैलियों में संपादित होते हैं। उन्हें जीएस और सामूहिक कारक के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। बहुतत्व सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उसे तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति की चर्चा की। इस आधार पर सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया। उनके अनुसार बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसा कोई तत्व नहीं होता। बुद्धि तो अनेक विशेष प्रकार के तत्वों का योग है और किसी भी मानसिक कार्य करने में कई प्रकार के तत्व एक साथ कार्य करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अनुभवों में उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है, जिसका प्रयोग मनुष्य भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में करता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष है तो यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरों को कार्य करने में भी दक्ष होगा। परंतु आज के मनोवैज्ञानिक अभी तक बुद्धि के इन बहुत कारकों अथवा तत्वों की खोज नहीं कर पाए हैं। कोई 5 कारक बताता है कि कोई 7 और कोई 9 और कोई 120 बताकर यह भी कहता है कि इस प्रकार के अनेक अन्य कारक भी हो सकते हैं। समूह कारक या संघात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारा थर्स्टन ने दिया था। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, ना तो बुद्धि किसी एक योग्यता का बोधक होती है, ना 2 योग्यताओं का, ना 3 योग्यताओं का, ना अनेक योग्यताओं का, अपितु यह सामूहिक योग्यताओं का अनेक समूह का योग होती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता की संज्ञा दी। इस आधार पर इसे प्रारंभिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि इसमें अनेक मानसिक योग्यताओं का होना स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की खोज भी की। संख्यात्मक योग्यता, शाब्दिक, स्थानिक, शब्द प्रभा, तार्किक, स्मृति, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। बुद्धि NBSWRMP। थर्स्टन के अनुसार ये 7 मानसिक योग्यताएं बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत जो था वो हमारा दिया था थॉमसन ने। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल होता है। कैटलवे हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत। कैटलवे हॉर्न ने बुद्धि के 2 प्रकार के बताए, तरल बुद्धि जन्मजात, ठोस बुद्धि अर्जित। नेक्स्ट है हमारा त्रिआयाम सिद्धांत, गिलफोर्ड। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने किया। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना को एक व्यवस्थित 3 आयाम प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया। इसे बुद्धि संरचना प्रतिमान कहते हैं। इस प्रतिमान के 3 आयाम में विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। उन्होंने 4 विषय वस्तु, 5 संक्रियाएं, 6 उत्पादों की खोज भी की। यह कहा कि बुद्धि इन 4, 5, 4 × 5 × 6 = 120 मानसिक योग्यताओं का योग हो सकती है। गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के 3 आयाम प्रतिमान को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। समस्या और समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे विषय वस्तु कहते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम बुद्धि संरचना मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार 5 × 4 × 6 = 120 कोष बताए। बाद में कोषों की संख्या 150 हुई, फिर 180 कर दी गई, लेकिन मूल रूप से 120 ही है। क्रमिक महत्व का जो हमारे मतलब संक्रियाएं हैं, विषय वस्तु हैं। विषय वस्तु में हमारी आती हैं संज्ञान, स्मृति, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक। थर्ड है हमारा इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक बार्डोर बन्नन ने GS एवं समूह कारकों से संबंधित सिद्धांतों का संश्लेषण कर एक निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसकी मूल मान्यता यह है कि ये मानवीय
योग्यताएं क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। इन्होंने सबसे ऊपर स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि कारक जी को स्थान दिया, दूसरे स्तर पर मुख्य कारकों को स्थान दिया। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक शाब्दिक शैक्षिक मानसिक योग्यता, दूसरा प्रयोगात्मक यांत्रिक योग्यता। तीसरे स्तर पर उपरोक्त मुख्य समूह कारकों को अन्य लघु कारकों में विभक्त करके रखा। शैक्षिक मानसिक योग्यताओं को शाब्दिक एवं आंकिक आदि योग्यताओं में और प्रायोगिक यांत्रिक योग्यताओं को यांत्रिक, सूचना एवं स्थानिक योग्यता आदि योग्यताओं में। चौथे और अंतिम स्तर पर लघु समूह कारकों से संबंधित विशिष्ट कारकों को रखा। मानसिक योग्यताओं के इस क्रमिक रूप को दर्शाया गया है। बर्ड और बर्नर ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। उन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यताओं उच्च स्थान पर रखा। इसके विभाजन और विभाजन में किए गए एवं संरचनात्मक पिरामिड के समान रखी गई। ये हमारा गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, जिसका डायग्राम ये है। बर्ट एवं बर्नर ने सामान्य योग्यता को उच्च स्थान दिया तथा विशिष्ट योग्यताओं को निम्न स्थान दिया। सूचना प्रक्रम सिद्धांत त्रितंत्र रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि के 3 प्रकार बताए, अनुभवजन्य, संदर्भात्मक और बहुबुद्धि सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि जो सिद्धांत था वो हमारा हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। इसे इन्होंने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए। बाद में 1998 में 8वां प्रकार बताया तथा 2000 में 9वां प्रकार बताया। इस प्रकार वर्तमान में बुद्धि के 9 प्रकार हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो गार्डन ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में किया था। भाषाई बुद्धि, जैसे कवि, लेखक, वकील होता है। तार्किक बुद्धि, गणितीय, वैज्ञानिक, संगीत बुद्धि, संगीतकार, बाह्यात्मक, स्थानिक बुद्धि होती है। मूर्तिकार, चित्रकार, शारीरिक गति में नृत्यक होता है, नृत्यांगना, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, शल्य चिकित्सक, एयरफोर्स पायलट आदि। अंतर्वैयक्तिक, राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी। अंतर्वैयक्तिक, योगी, संत, सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति। प्रकृतिवादी, किसान, जीव वैज्ञानिक। अस्तित्ववादी होता है हमारा दार्शनिक, चिंतक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।